यहाँ पर 270 से 300 psi का प्रेशर है, लेकिन यहाँ पर माना गया है कि तो एम्बिएंट टेम्परेचर है। एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है? आपकी जो मशीनरी है उसके आसपास का वातावरण का तापमान, वो माना गया है लगभग यहाँ पर 36 से 40 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती है ना। एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी। कंप्रेसर का क्या काम है? वो सिर्फ प्रेशर बढ़ा रहा है, टेम्परेचर अपने आप बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट, ठीक है। इससे आगे अब ये वेपर्स यहाँ पर जाएंगे और किस में जाएंगे? ये हमारे कंडेंसर में, इस कंडेंसर में आएंगे। और कंडेंसर में कंडेंसेशन का मतलब वेपर्स का लिक्विड में चेंज होना, वेपर्स रेफ्रिजरेंट का लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज होना, ये प्रक्रिया कंडेंसर में होती है। और यहाँ पर वेपर्स अपनी क्या छोड़ते हैं? हीट छोड़ते हैं, हीट को रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ कंडेंसर में फिन्स है और फिन्स के ऊपर एक फैन लगा हुआ है। ये कंडेंसर हमारा फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर है। फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर भी 5 प्रकार के होते हैं, 5-6 प्रकार के। ये हम विंडो एसी के और स्प्लिट एसी के अंदर यूज कर रहे हैं, तो उस पर फिन्स होती हैं, तो इसलिए फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, ठीक है। अब ये पंखा बाहर से, यदि आप आउटडोर देखें तो आउटडोर की, जैसे हमारे वहाँ आउटडोर रखा हुआ है, उसके बैक साइड से, कॉइल के पीछे की साइड से हवा खींचेंगे और जो अंदर की हीट है उसको बाहर निकाल देगा। बिल्कुल। तो सर ये तो एसी वाला होगा, फिर ये रेफ्रिजरेटर कहाँ रहेगा? तो सर एसी में चला गया, इसमें चला गया, एसी के बारे में बताएगा। अभी बताते हैं। हम तो रेफ्रिजरेटर चल रहा था हमारा। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर हमारा तो रेफ्रिजरेटर चल रहा था, एसी में कैसे पहुँच गया? रेफ्रिजरेशन साइकिल ही तो है, एयर कंडीशनर के अंदर भी तो रेफ्रिजरेशन साइकिल है। अभी आप अभी रेफ्रिजरेटर पे चल रहे थे, तो आपने इसे पंखा लगा दिया तो फिर एयर कंडीशनर पे चलेगा, क्योंकि एयर कंडीशनर पंखा लगा हुआ है ना। अब मैं आपको वहाँ उसके बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पर इसमें पंखा नहीं लगा हुआ, ये नेचुरल टाइप है, नेचुरल ड्राफ्ट है, वो फोर्स कन्वेक्शन है। वहाँ पर फोर्स के द्वारा कंडेंसेशन कराई जा रही है, या नेचुरल रूप से निकलेगा लिक्विड, वेपर जो है लिक्विड में चेंज, ठीक है। अब इसके बाद बाहर की हवा का तापमान कितना होगा? भाई गर्मी पड़ रही है तो हवा का तापमान भी मेरे ख्याल से 36, 35, 32 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस होगा हवा का तापमान। और जब ये हवा उस कंडेंसर से बाहर निकलेगी तो उसकी हीट को लेके निकलेगी, तो यहाँ पर हवा का तापमान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। हाँ बढ़ेगा। जब तो वेपर जो है लिक्विड में चेंज होगा। तो यहाँ पर ये तापमान कितना हो जाएगा? लगभग 45 डिग्री सेल्सियस हवा का तापमान। और ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, अब आपका वो किसमें चेंज हो गया? वेपर किसमें चेंज हो गया? लिक्विड रेफ्रिजरेंट। अब यहाँ पर जो आपका रेफ्रिजरेंट का तापमान है वो लगभग कितना होगा? 45 से थोड़ा सा कम होगा, है ना। फिल्टर के बाद उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। बिल्कुल। अब यहाँ पे लगभग ये 42 डिग्री सेल्सियस का हो सकता है। ये सारी रेफ्रिजरेशन साइकिल एक कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर है, लेकिन प्रेशर घटता बढ़ता रहता है।
टेम्परेचर भी घटता है। माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ तक आप समझ पाए क्या? आगे चले अनुराग? ओके। अब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट आपके आगे किसमें जाएगा? फिल्टर में। फिल्टर के अंदर एक जाली है और जाली छलनी। इस लिक्विड रेफ्रिजरेंट में यदि कोई इम्प्योरिटीज होगी, कार्बन के टुकड़े हो सकते हैं या जो भी चीज होगी वो छन के जाएगा लिक्विड इससे आगे लिक्विड ये लिक्विड आगे छन के जाएगा, है ना। और यहीं पर ही इसके अंदर ग्रेनुअल्स हैं, छोटे छोटे दाने हैं सिलिका जेल के या एक्टिवेटेड एल्यूमिना। ये दाने क्या करते हैं? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब। फिल्टर ड्रायर क्यों लगाए? आपको फिल्टर ड्रायर लगाना चाहिए, सिर्फ फिल्टर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आजकल मार्केट में सिर्फ फिल्टर बिक रहा है, मार्केट में वो सस्ता है, कॉस्टली नहीं है। फिल्टर ड्रायर और फिल्टर लेंगे तो दोनों की उसमें आपको आप फिल्टर को बजाओगे ना तो उसमें दाने बजेंगे। जिसमें दाने नहीं बज रहे वो सिर्फ फिल्टर है, वो सिर्फ फिल्टर करेगा। हाँ, फिल्टर लगाए, लेकिन उसके अंदर दाने होने चाहिए, ग्रैनुअल्स होने चाहिए, हरे कलर के, काले कलर के, ये थोड़े थोड़े सफ़ेद कलर के, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। सिलिका जेल या एक्टिवेटेड एल्यूमिना। सिलिका जेल या एक्टिवेटेड एल्यूमिना होता है। ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे? अब इनमें से होता हुआ अच्छी कंपनी यहाँ पे भी एक जाली दे देती है, दो तरफ से छने। अब छनने के बाद अभी लिक्विड कहाँ जाएगा? आगे कहाँ जाएगा? कैपिलरी में। और यहाँ पर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट का तापमान है वो 42 डिग्री सेल्सियस ही है। यहाँ तक कैपिलरी का कितना है? हाँ, कैपिलरी के अंदर तक, यहाँ पर जो जा रहा है यहाँ। अभी तो आपने बताया था यहाँ जैसे यहाँ से जाएगा ये 42 डिग्री सेल्सियस यहाँ तक जाएगा, यहाँ है ना। यहाँ से इसका तापमान कम होना शुरू होगा यहाँ, और यहाँ से होते होते जब ये इसके अंदर एंटर करेगा तो इसका तापमान माइनस में हो जाएगा, तो ठंडा होगा, एक्सपेंशन होगी, -4 एक्सपेंशन वाल्व क्यों कहा गया है इसलिए बता अभी बता। अब ये लिक्विड जब यहाँ पे इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर देखिए कैपिलरी का साइज छोटा है और इसमें आपका प्रेशर भी कम है। यहाँ पर लगभग प्रेशर कितना है? लिक्विड का प्रेशर लगभग यहाँ पर आपका प्रेशर है 40 psi। कितना? 40 psi। 40 से 50 psi यहाँ पर प्रेशर हो सकता है। और जब वहाँ कंप्रेसर से निकला था तब 200 से 270 से 300 psi। फिर वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड में चेंज हो गया और कैपिलरी ने भी अब प्रेशर को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर जो प्रेशर था आपका, यहाँ तक जो प्रेशर जा रहा है, यहाँ प्रेशर कितना है लगभग आपका? 45 नहीं है, 45 तो उसका जो है टेम्परेचर है, वो प्रेशर आपका इतना ही है 270 psi। लेकिन कैपिलरी से जब बाहर निकला तो प्रेशर रह गया 50 psi और टेम्परेचर कितना रह गया? लगभग -4 डिग्री सेल्सियस। चलिए कॉन्सेप्ट बोलो। 270 psi जो सर है ये कैपिलरी में घुसने से पहले है। हाँ, कैपिलरी से घुसने से पहले है। कैपिलरी का जैसे से बाहर निकला है, बोलिए। मतलब फिल्टर के अंदर तक, हाँ, फिल्टर के अंदर यहाँ तक, इसके बाहर तक यहाँ 270 psi 270 है, उसके बाद ये वो हो जाएगा। कैपिलरी से जब निकल रहा है तो वो 40 से 50 psi से निकलता है और वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा।
हाँ बोलिए आप कूलर से। मैं एक कूलर से जैसे हम यहाँ से निकाला तो उसके बाद मतलब क्या कहते हैं तुरंत जैसे प्रेशर हमारा घट गया 50 PSI हो गया। यहाँ पे प्रेशर घटना शुरू हुआ, उसके बाद हमने इसका घेरा बना दिया, प्रेशर और ड्रॉप हो गया और बाहर आते आते प्रेशर रह गया 50 PSI और तापमान कितना हो गया -4। लेकिन रेफ्रिजरेंट ने अपनी अवस्था नहीं बदली, रेफ्रिजरेंट लिक्विड ही रहा। यहाँ पर भी लिक्विड था, यहाँ पर भी लिक्विड है, लेकिन दोनों के प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज है। किसकी वजह से? इस एक्सपेंशन वाल्व की वजह से, इस कैपिलरी की वजह से। कैपिलरी का दूसरा नाम एक्सपेंशन वाल्व है, इसका तीसरा नाम मीटरिंग डिवाइस है ना, इसका चौथा नाम रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस है। बहुत से नाम है इसके। थ्रोटलिंग वाल्व भी बोलते हैं इसे, थ्रोटलिंग वाल्व। प्रेशर को ड्रॉप कर रहा है, थ्रोटल करता है। इकोनोमाइजर भी बोलते हैं इसको। हर एक प्लांट में अलग अलग चीज़ों के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे उसका वर्किंग थोड़ी अलग है, अलग अलग टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं ना हर चीज, तो इकोनोमाइजर अलग अलग चीज के हिसाब से वर्किंग लीड करती है, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। यहाँ तक समझ पाए आप? आपका दूर हुआ। अब उसके बाद ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट किसमें जाएगा? एवोपरेटर में। यहाँ पर पतली वो है, और जब ये पतली उसमें से मोटी उसमें आएगा तो इसका प्रेशर क्योंकि पतली उसमें से बड़े उस जगह में आया, प्रेशर तो कम है, उसको और बड़ी जगह मिल गई, तो प्रेशर और ड्रॉप हो गया। अब प्रेशर ड्रॉप होगा वो किसमें आया? एवोपरेटर। किसमें? एवोपरेटर में। एवोपरेटर में जो आ रहा है प्रेशर ये लिक्विड में, और यहाँ पर ये धीरे धीरे ये इसके अंदर लिक्विड जाना शुरू हो जाता है। अब आगे उसमें ये लिक्विड रहेगा एक निश्चित तापमान और निश्चित प्रेशर पर। प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट माना गया है, जो उसकी थ्योरी बोलती है, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर निश्चित नहीं होते, बदलते रहते। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, इसके ऊपर भी हमारी इंडोर, ये इंडोर है, ये एवोपरेटर है, और एवोपरेटर किसमें होता है? इंडोर में। जैसे कि वहां पर एवोपरेटर फ्रीजर के अंदर है, फ्रीजर वो एवोपरेटर है। अब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसके अंदर जाएगा। यदि हम एयर कंडीशनर की बात करें, स्प्लिट एसी और विंडो एसी की बात करें, तो इस पर भी एक पंखा लगा हुआ है, ब्लोअर फैन। ब्लोअर फैन आपने देखा तो देखा। ये ब्लोअर फैन क्या करेगा? ये ब्लोअर फैन जब चलेगा, अभी मैं एसी चलाऊंगा तो इसका ब्लोअर फैन कहाँ से हवा खींचेगा? आप बताओ। अभी मैं ये ब्लोअर फैन इसका एसी चलाता हूँ, मैं चलो एसी चलाता हूँ। अब इसका ब्लोअर फैन चलेगा, ये हवा कहाँ से खींचेगा? बाहर से खींचेगा, कमरे में से खींचेगा। अभी तो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो रूम का टेम्परेचर कितना होगा? गर्मी कितनी है? 36 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो रूम के अंदर का तापमान लगभग कितना होगा? 30 तो नहीं हो सकता, गर्मी होगी 32, 33, 34 डिग्री सेल्सियस तापमान कितना होगा? तो मतलब हवा का जो तापमान है वो कितना है? 34 डिग्री सेल्सियस। अब ये 34 डिग्री सेल्सियस की हवा किससे टकराएगी? एवोपरेटर की कॉइल से। जब ये एवोपरेटर की कॉइल से टकराएगी तो एवोपरेटर कॉइल का बाहरी तापमान, बाहर का तापमान कितना हो जाएगा? 34 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इनके अंदर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसका तापमान कितना है? -4 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या होगा?
अब इस लिक्विड को इस हवा से हीट मिलेगी, जब इससे हीट मिलेगी तो क्या होगा, किसमें चेंज होगा, एवोपरेट होगा, वाष्पीकरण होगा। जब वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, कूलिंग होगी। और लिक्विड रेफ्रिजरेंट किसमें बदलेगा, वेपर्स में, लेकिन ठंडे वेपर्स में। इस तरीके से यहाँ पर आपका जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो किसमें चेंज होगा, ठंडे वेपर्स में, और यहाँ से ठंडे वेपर्स बनने शुरू हो जाए। किसकी वजह से हुए, रूम की हीट की वजह से, रूम के अंदर जो हवा है उसकी तापमान की वजह से। और धीरे धीरे ये प्रक्रिया देखिए, कंप्रेसर भी बहुत टाइप के हैं, कंडेंसर बहुत टाइप के हैं, आपके एवापोरेटर भी बहुत टाइप के हैं, ठीक है, अलग अलग, पूरा 2 साल का कोर्स है ये वैसे तो। अब ये वेपर्स वापिस, जब ये वेपर्स इससे बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर इनका तापमान, यहाँ पर तापमान कितना था लगभग -42 मत लिखना है यहाँ पे, +42 इधर है तापमान, गलत है, -4 था, ठीक है। अब ये जब इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जो आपका तापमान, जो प्रेशर होगा, यहाँ पर तापमान होगा लगभग 10 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान होगा इसका, हवा का नहीं है, कलर मान लेना है, नीला कलर करता हूँ तो पता रहेगा कि नीला कलर क्या है हमारा। और यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो लगभग आपका होगा 60 से 75 psi। एंटर किया था तो 40 से 50 psi था, लेकिन लिक्विड जब वेपर में चेंज होगा तो प्रेशर बढ़ता है ना थोड़ा, जब वो प्रेशर बढ़ेगा तो लगभग 60 से 75 psi हो जाएगा। और ये 60 से 75 psi का प्रेशर फिर दोबारा घूमता रहेगा, जब तक घूमता रहेगा जब तक कि आपने एवापोरेटर का टेम्परेचर रिमोट से कितने डिग्री सेल्सियस सेट किया। वो आपने 24 करा है, 16 डिग्री सेल्सियस करा है, 18 करा है, जब तक कंप्रेसर चलता रहेगा। और जब एवापोरेटर का टेम्परेचर मतलब एयर का टेम्परेचर, जब हवा का टेम्परेचर उतना आ जाएगा तो पीसीबी या थर्मोस्टेट कंप्रेसर को बंद कर देगा। अगर इन्वर्टर है तो स्पीड कम कर देगा, नॉन इन्वर्टर है तो कंप्रेसर को बंद कर देगा। इसलिए तो इन्वर्टर कंप्रेसर आए हैं क्योंकि वो बिजली बचाते हैं। ये जो कैलोरी की जल्दी 75 psi है, और नीचे आपने जो एक्यूमुलेटर के नीचे लिखा है उसमें सर 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ आते आते ये यहाँ पर ये एक्यूमुलेटर इस कंप्रेसर के पास है, और जब कंप्रेसर चलता है तो वो गर्म होता है, उसके आसपास की चीज़ का तापमान भी बढ़ा होगा, इसलिए यहाँ पर आते आते रेफ्रिजरेटर का थोड़ा तापमान बढ़ जाएगा। या तो आप एक्यूमुलेटर को इंसुलेटेड कर दो, उसके ऊपर इंसुलेशन कर दो, उसकी हीट उस पर न जाए, उसकी हीट उस पर न आए, लेकिन उससे एक नुकसान है, फिर एक्यूमुलेटर का काम नहीं हो पाएगा जो काम है। अब आप पूछ लीजिए तो मैं क्यों बताऊँ एक्यूमुलेटर का काम आपने पूछा, अब वो बता देता हूँ आपको एक्यूमुलेटर का काम क्या है। एक्यूमुलेटर का काम नॉर्मली अभी यहाँ पर वेपर्स जा रहा है ना, मान लीजिए यहाँ पर लिक्विड आ गया, अगर यहाँ पे लिक्विड आ गया तो किसमें जाएगा वो, और कंप्रेसर लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकता, अगर वो लिक्विड चला गया तो इसके ऑयल को खराब कर देगा, इसके जो पिस्टन रिंग है उनको घिसा देगा, कुल मिला के कंप्रेसर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और कंप्रेसर धीरे धीरे प्रेशर उसका कम हो जाएगा। तो उस
लिक्विड रेफ्रिजरेंट को रोकने के लिए ये मैकेनिकल डिवाइस। अब सवाल मेरा आपसे है, यहाँ तक लिक्विड आया हो, सोच के मुझे बताओ। रुक जाओ, अपने मन में रखो, सबसे पूछ लूंगा। 5 मिनट है आपके पास, फिर हमारा टाइम हो जाए। वहां पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आया क्यों? क्योंकि यहाँ आना तो सही तरीके से तो यहाँ पर वेपर्स आना चाहिए, यहाँ पे लिक्विड आया क्यों? सोचिए, अगर आप इसको चीज को पकड़ लेते हैं तो आप फाल्ट पकड़ने शुरू कर दिया। जो फाल्ट आते हैं, आप इसलिए काम करते हैं ना, इसका जल्दी शुरू करें। अशोक नहीं है, कोई नहीं है, बताओ। गलती कहेंगे सर, हमें समझानी, क्योंकि 2 दिन मैं नहीं आया, उस पर उनकी गलती नहीं है। उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी इमरजेंसी थी। हाँ, आप तो थे, मैं नहीं कह रहा। अब ये टॉपिक जो है, आप क्या बताएंगे आपस में, ये टॉपिक थोड़ा सा हो जाएगा। सोचिए, आपके पास आंसर है और आप कहेंगे अरे हाँ यार, तो ऐसे ही होना था। आप सोच सकते हैं। पहले तो एक बार ये ठंडा हो गया। सुनिए, आप ग्रुप बना लीजिए 2 का, या सारे ग्रुप डिस्कशन करो, अपनी राय आपकी क्या निकलती है, थोड़ा बैठ के ग्रुप डिस्कशन पे बात करो। देखो, एक दूसरे की राय है ना, उससे भी चीजें सॉल्व होती है। टीम वर्क, आगे को आ जाए करके टीम वर्क करिए। आपको सॉफ्ट स्किल भी सिखाई जा रही है। आओ सब इधर बैठ के आप उसमें सोचो उसके बारे में। अरे आगे को आए, देखो खड़ा गया, आप भी आ जाओ, आपस में बात करो क्या हो सकता है। यहाँ तक लिक्विड पहुँचा तो ऐसी क्या स्थिति आई कि वेपर की जगह लिक्विड को पहुँचना पड़ा? हाँ, एक्यूमुलेटर तक। सोचो, आपके पास आंसर है। कोशिश हो जाए, आप बात करिए। पानी सौ 200 डिग्री सेल्सियस पे तो वो टेम्परेचर पर बनता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। यहाँ के तापमान को डिपेंड कर दीजिए। यहाँ का तापमान मान लीजिए 30, 33, 30, 32। इसका भी यहाँ का भी दे दीजिए ना।
प्रेशर में बंद हो ना, बंद कैसे हो जाएगी? जो ये पानी है ना, पानी तो अवशोषित कर देगा, वो नीचे निकल जाएगा। अगर जो हमारा अभी आप और डिस्कस करिए, अभी उस पर नहीं पहुँच पाया ये डिस्कस करिए। हमारी जो गैस है एकदम पानी चेंज होगा, पानी चलिए तो अब आप सबकी राय, आपकी डिस्कशन हो गया सबका। शुरुआत करते हैं अनुराग से। ये लिक्विड एवापोरेटर में जाता है, इसका टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस रूम के टेम्परेचर सेंस करता है। कुछ चेंज हो जाता है वेपर्स में, और जो नहीं ले पाता है, जो नहीं हो पाता है चेंज, तो फॉल्ट किस चीज में है? आप 25% पहुंच गए हो, आपकी थ्योरी जो है उसके अनुसार आप 40% पहुंच गए उस चीज। अब यहाँ पे कई फॉल्ट है किसी चीज में, अब सोच लो, जब याद आए तो आप बताओ, कोशिश करो, आप अपने विचार रखो ना, क्या हो सकता है? देख बोलो। तो यहाँ पर लिक्विड क्यों आया? तापमान बढ़ने पे गैस, तापमान बढ़ने पे गैस क्या होगी? कंडेंस होगी, है? तापमान बढ़ने पे वेपर्स और वेपर्स बनेंगे, ये लिक्विड में चेंज होंगे। इतना नहीं है ना, तो वेपर में चेंज हो जाएगा। अच्छा, वेपर इतना नहीं है, तो फिर वेपर्स में अब आपको पता है सक्शन लाइन पर इंडोर से आउटडोर तक इंसुलेशन की जाती है, इसलिए क्योंकि बाहर की यूज करना पड़ता है। फिर बाहर से होता है सिस्टम का। उसके ऊपर देखा है ना आपने, इंसुलेट करते हैं। अब वो थर्ड तो गई। और मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सोचिए। जो एवापोरेटर में ये वेपर्स हैं, एवापोरेटर में वेपर्स है, ठीक है। ये जो कंडेंस होता है, इसमें कुछ लिक्विड नहीं होता, वो लिक्विड है इसमें। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर जो लिक्विड है उसका तापमान -4 डिग्री सेल्सियस है। अब बता दो -4 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, बोलो। हो सकता है, मे बी। हाँ, चौथा दूसरा बिल्कुल सही। फैन क्या? फैन खराब हो गया, फैन बंद हो गया। वेरी गुड। अब आप फॉल्ट पे आ गए। तीसरा, अब और कोई चीज़ है तो फैन भी चल रहा है, सेंसर भी सही है, अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है? फैन सेंसर भी सही है, एरर भी दे रहा है। वैसे तो अगर एरर वाली मशीन होगी तो एरर नहीं चलेगी, हम उसे नॉन इन्वर्टर मानते हैं। लेकिन नॉन इन्वर्टर, आजकल के नॉन इन्वर्टर में भी 2 सेंसर आते हैं, एक कॉइल टेम्परेचर सेंसर, एक रूम टेम्परेचर सेंसर, है ना, वो देते हैं। तो फिर भी आप सोचो, पहले टाइम में सेंसर नहीं हुआ करते थे, ये तो सेंसर बाद में आए। पहले तब आदमी चला, अपना दिमाग चलाता था। अब तो बहुत आसान हो गया है, सेंसर से ढूंढो, वो चीज़ चेक करके रेक्टिफाई करो। बोलिए, घबराइए मत, शाबाश, आप कर सकते हैं। बोलिए, मैंने कहा -4 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, आप दे सकते हैं जवाब। अच्छा, आप बताएं सर, टेम्परेचर का ऊपर हमें देखो, पहली चीज उन्होंने बोला सेंसर खराब है। सेंसर आपने चेक करा, सेंसर चेक करते हो, और सेंसर को चेक करते हो ना उस पर, जिसकी लोम पे सेंसर खराब हो गई, लिक्विड क्यों आया? सेंसर का लिक्विड से क्या खराब? सेंसर का लिक्विड से, सेंसर क्या काम करता है? एयर सेंसर, कौन सा? एयर सेंसर, रूम टेम्परेचर सेंसर। सेंसर तो सेंसर ही काम करेगा। सेंस का काम अब उसने काम करना बंद कर दिया, कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। चाहे वो क्या कंप्रेसर कब बंद करेगा? कंप्रेसर कब बंद करेगा? जब रूम के अंदर टेम्परेचर आ जाएगा, मतलब हवा का टेम्परेचर, है ना। घर में पर्याप्त
ये है हाँ, इतनी ज़्यादा ठंडक हो चुकी है लेकिन कंप्रेसर बंद नहीं हो रहा, लिक्विड आ गया लेकिन सेंसर से। दूसरा आपने बोला पंखा, पंखा यदि खराब होगा तब भी लिक्विड एवापोरेट नहीं होगा। जब लिक्विड एवापोरेट नहीं होगा तो ये जो लिक्विड यहाँ आना था अब वो लिक्विड आगे जाने लगा क्योंकि पंखा बंद है। लेकिन अब बता रहा पंखा भी चालू है। अब पंखा भी चालू है। तीसरा कारण, अब 2 कारण तो आपने पकड़ लिए, तीसरा कारण नोट करो, कोशिश करिए आप। लीकेज होगी तो वहां तक जाने में बहुत टाइम लगेगा। ऑपरेटिंग पे आइस करना, कॉपर ट्यूब पे तो वैसे भी आइस आएगी, जब वहां पे लिक्विड आएगा तो सबसे लाइन पे आइस आएगी। ऐसा एक वो तो लक्षण है, वो तो लक्षण है। पंखा बंद हो गया, सेंसर खराब था, सेंसर भी सही है, पंखा ही बंद है। तीसरी चीज, अगर दोनों चीज चल रही है तो देखिए, तीसरी चौथी चीज हो सकती है इस कॉइल की फिंस या इसके फिल्टर ब्लॉक हैं मिट्टी वगैरह से, धूल मिट्टी से, और वो ही धूल मिट्टी इसकी कॉइल की फिंस के अंदर ब्लॉक हो गई है। ब्लॉक होगी तो जो यहाँ से जो हवा निकल रही है, यहाँ से जो एयर आ रही है, उसका फ्लो कम हो जाएगा। CFM क्यूबिक फीट पर मिनट, 1 टन का ऐसे 400 CFM एयर का बदलाव करता है एक एसी के अंदर, जिसको मैनोमीटर से मापा जाता है। लेकिन यहाँ पर एयर का फ्लो कम होगा। एयर का फ्लो कम हो सकता है, या तो आपके पंखे की पंखुड़ी लूज हो गई है, या आपकी पंखे की पंखुड़ी कोई टूट गई है, या आपके पंखे की जो मैकेनिकल सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर वो सब चीज़ें सही है, हो सकता है आपका जो पंखा जो लगा हुआ है उसका कैपेसिटर वीक हो गया, उसकी स्पीड कम हो गई, वो सब चीज़ें सही है। एयर फिल्टर के बाद अगर इसको ओपन करोगे आप तो वहाँ से देख लो आप, तो काम आती है कंपनी ने पैसे लगाने का इतना। ये फिल्टर, इस फिल्टर के नीचे ये कॉइल, हवा पहले यहाँ आएगी और इसके ऊपर आएगी, ऊपर भी फिल्टर है, फिल्टर से होते हुए तब कॉइल से निकल के तब यहाँ आएगी। और अगर कॉइल ब्लॉक है, फिल्टर ब्लॉक है, तो जो लिक्विड आएगा वो रूम की हवा के संपर्क में तो बहुत कम आएगा, वो पूरी तरीके से एवापोरेट नहीं होगा। जब वो पूरी तरीके से एवापोरेट नहीं होगा तो आगे जाएगा, यहाँ तक आएगा। लेकिन आजकल के सिस्टम में कॉइल टेम्परेचर सेंसर लगा, वो कॉइल टेम्परेचर सेंसर कॉइल के टेम्परेचर को सेंस करता है। यदि उसकी रेंज से कम आएगा तो पीसीबी कंप्रेसर को बंद कर देगी या एरर देगी। सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप ये चीज समझ गए 60% मैकेनिक बन गए, और भी प्रैक्टिकल सब में एक चीज है, सिर्फ रेफ्रिजरेंट के प्रेशर लगे वो चीज है। तो क्यों आया यहाँ पे लिक्विड? आपका कुल मिला के आपके एवापोरेटर पर एयर का फ्लो कम हो गया या बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। मान लीजिए किसी ने, ऐसे तो दिखाई दे रहा चल रहा है, किसी मैकेनिक ने चालाकी करी, आधे पोर्शन पे वो लगा दिया कुछ, अब तुम खोल के देख ही नहीं रहे उसे, कहीं से देख रहे हो, हवा इस साइड तो आ रही है, अब हाथ लगा के देखो किस साइड हवा ज़्यादा आ रही है, किस साइड हवा कम आ रही है। जिस साइड हवा कम आ रही है हो सकता है उधर की साइड से कॉइल ब्लॉक हो, कॉइल की ब्लॉक हो सकती है, फिल्टर भी ब्लॉक हो सकता है। दोनों चीज़ नहीं है तो किसी ने आधे चीज़ पे कुछ चीज़ लगा दी, इसके ऊपर की साइड तो कम देखता है ना आदमी, अच्छा ये बहुत बनता है अपने आप को तेज मैकेनिक, सारी कंप्लेंट कर रहा है, इसको सीधा करते हैं, अपना दिमाग लगाया ऊपर, आधे उसमें कपड़ा लगा दिया। भाई हवा तो वो ऊपर से खींचेगा, आधे में कपड़ा लगा हुआ है, आधा लिक्विड एवापोरेट हो रहा है, आधा नहीं हो रहा, तो वो लिक्विड है। तो कुल मिला के आपका एयर का फ्लो एवापोरेटर पे बाधित हो गया। अगर ये चीज भी नहीं है तो ये फॉल्ट भी नहीं है, तो फिर यहां पर आइस क्यों आ रही है? तब है सिस्टम का ओवरचार्ज होना।
आपने सिस्टम के अंदर ज़्यादा रेफ्रिजरेंट चार्ज कर दिया। आपको प्रेशर कितना रखने का? 60 से 75 सक्शन प्रेशर। यहाँ पे हम सक्शन प्रेशर को चेक करते हैं, यहाँ पे गेंद लगाते हैं और यही लाइन इससे रिलेटेड है। अच्छा ये रेफ्रिजरेटर के लिए ऐसे एयर कंडीशनर में होता है। वहाँ पर अगर इसकी टेसी है तो पिनवाल में वहाँ पे लगा के देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पे आ रहा है तो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है। ओवरचार्ज तो बहुत, अगर ओवरचार्ज करेगा तो क्या, एक अलाउंस चीज़ें बताऊंगा, हम सबके ऊपर से जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ा यूट्यूब में देखना, थोड़ा समझ के आना हो। सर एक चीज़ है, एक चीज़ हुआ है, जैसे चार्ज करते हैं गैस कोई भी है, रेफ्रिजरेटर चार्ज रेफ्रिजरेंट जो भी चार्ज करते हैं उसका तो ये भी होता है इसमें